हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल सीए ड्रीमर्स। आज हम बात करेंगे अबाउट एग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स, यानी कि ऑडिट एंगेजमेंट की क्या टर्म्स होती हैं और उस पर कैसे ऑडिटर और मैनेजमेंट को एग्री करना होता है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द प्री कंडीशंस एंड द लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो आई होप आपको इन टॉपिक्स में कोई डाउट नहीं है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। द ऑडिटर शैल एग्री द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट विद मैनेजमेंट। ऑडिटर को जो ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स हैं उसको एग्री करना चाहिए मैनेजमेंट से और दोज चार्ज विद गवर्नेंस से एज अप्रोप्रिएट, जैसा भी ठीक होगा। द एग्रीड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, जो भी ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स एग्री की जाएंगी, शैल बी रिकॉर्डेड इन एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। उनको एक ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में रिकॉर्ड करना होगा, यानी कि रिटर्न फॉर्म में होंगी वो टर्म्स, और सुटेबल फॉर्म या कोई दूसरी फॉर्म अगर उनको ठीक लगती है तो उस फॉर्म में आप रिकॉर्ड करेंगे ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट के लिए एंड शैल इंक्लूड। और उस एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए ये लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कि एंगेजमेंट लेटर क्या होता है। देखिए, जो एंगेजमेंट लेटर होता है उस पर एक 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेगा। वो क्वेश्चन होता है कि एंगेजमेंट लेटर कौन किसको भेजता है, यानी कि ऑडिटर मैनेजमेंट को भेजता है या फिर मैनेजमेंट ऑडिटर को भेजता है। तो एंगेजमेंट लेटर ऑडिटर क्लाइंट को, यानी कि हमारे मैनेजमेंट को भेजता है। सेंड बाय ऑडिटर टू क्लाइंट होता है एंगेजमेंट लेटर। ये आप ध्यान रखिएगा कि ऑडिटर क्लाइंट को वो एंगेजमेंट लेटर भेजेगा, उसमें कुछ शर्तें होंगी, कुछ रूल्स होंगे, कुछ रेगुलेशंस होंगे और कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिस पे ऑडिटर को और मैनेजमेंट को कॉमन अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश करनी होगी। तो कौन कौन से पॉइंट होंगे, जैसा कि ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव होने वाला है और क्या स्कोप होने वाला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट करने के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, यानी कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन में आपने एफआरएफ यूज़ किया है उसका आइडेंटिफिकेशन, यानी कि कौन सा एफआरएफ आपने यूज़ किया है। रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट टू बी इशूड बाय द ऑडिटर। अगर ऑडिटर को कोई भी रिपोर्ट इशू करनी है या फिर कोई भी फॉर्म इशू करना है तो उसके रिस्पेक्ट में and a statement that there may be circumstances in which a report may differ from its expected form and content। और ये भी ऑडिटर कहेगा कि ऐसी कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं, ऐसी कुछ सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसमें कि जो एक्सपेक्टेड फॉर्म थी या फिर जो एक्सपेक्टेड कंटेंट था रिपोर्ट का वो चेंज हो सकता है ओरिजिनल फॉर्म या ओरिजिनल रिपोर्ट से। तीसरा पॉइंट क्या होगा जो ऑडिटर और मैनेजमेंट एग्री करेंगे, इफ़ लॉ और रेगुलेशन प्रिस्क्राइब, अगर लॉ या रेगुलेशन ये बताता है, ये प्रिस्क्राइब करता है इनसफिशिएंट डिटेल, ये इनसफिशिएंट नहीं लिखा है बल्कि इनसफिशिएंट डिटेल्स लिखा है, यानी कि पूरी तरीके से जो डिटेल्स हैं उसको अगर लॉ या रेगुलेशन प्रिस्क्राइब करता है, मतलब हमारे लॉ और रेगुलेशन में ही वो डिटेल्स इनबिल्ट हैं। द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट रिफर्ड अबव, यानी कि जो ये ऑडिट एंगेजमेंट है अगर हमारा लॉ और रेगुलेशन ही ऐसा है एंटिटी का कि उसमें ये सारी टर्म्स और एग्रीमेंट पहले से ही मौजूद हैं, द ऑडिटर नीड नॉट रिकॉर्ड देम इन अ रिटर्न एग्रीमेंट। तो ऑडिटर को कोई ज़रूरत नहीं है इन सारी टर्म्स को एक रिटर्न एग्रीमेंट में, एक एंगेजमेंट लेटर में लिखने की, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट सच लॉ और रेगुलेशन अप्लाइज, सिवाय इस बात के कि वो लॉ और रेगुलेशन वही एंटिटी पर अप्लाई होता हो। एंड मैनेजमेंट एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारी को समझता हो, अपनी जिम्मेदारी को मानता हो। ये थी हमारी एग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म, ऑडिट एंगेजमेंट की कुछ टर्म्स। उसके बाद में बात है रेकरिंग ऑडिट की। अब भाई रेकरिंग ऑडिट क्या होता है। रेकरिंग, जैसा कि हमने, अगर हम एक्सपेंसेस से इसको रिलेट करें तो रेकरिंग एक्सपेंसेस कौन से होते थे कि जो एक्सपेंसेस बार बार हो रहे हैं, यानी कि एक के बाद एक जो एक्सपेंसेस होते थे उन्हें हम कहते थे रेकरिंग एक्सपेंसेस, या जो एक्सपेंसेस हमारे डेली रूटीन के होते थे उसको कहते थे हम रेकरिंग एक्सपेंसेस। तो रेकरिंग ऑडिट का क्या मतलब होगा कि जो ऑडिट हम ईयर आफ्टर ईयर एक के बाद एक कराते हैं वो होगा हमारा रेकरिंग ऑडिट। इन केस ऑफ रेकरिंग ऑडिट के केस में द ऑडिटर शैल एसेस वेदर सर्कमस्टांसेस रिक्वायर रिवीजन इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो ऑडिटर होता है वो क्लाइंट को एक एंगेजमेंट लेटर सेंड करता है जिसमें उसकी कुछ ऑडिट टर्म्स होती हैं, एंगेजमेंट टर्म्स होती हैं, ठीक है। अब मान लो इस साल ऑडिटर ने ऑडिट करा ईयर 2020-21 में, ठीक है। अब इस साल ऑडिटर ने एक ऑडिट एंगेजमेंट लेटर सेंड किया क्लाइंट को। अब उसमें बहुत सारी कंडीशंस को उन लोगों ने डिटरमाइन किया, बहुत सारी कंडीशंस को एक्सेप्ट किया, ठीक है। अब अगले साल फिर से ऑडिट होना है क्योंकि रेकरिंग ऑडिट है तो हर साल होगा।
तो अगले साल फिर से ऑडिट होना है, वही एंटिटी है, वही ऑडिटर है, वही सारी शर्तें हैं, तो क्या ऑडिटर को फिर से एक एंगेजमेंट लेटर सेंड करने की ज़रूरत होगी? नहीं होगी। यही हमारा रेकरिंग ऑडिट में लिखा हुआ है कि जो ऑडिटर है उसको ज़रूरत नहीं है कि वो दोबारा से एंगेजमेंट लेटर सेंड करे, सिवाय इस बात के कि आपकी एंगेजमेंट टर्म्स में कोई चेंजेस ना हुए हों, एंटिटी में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। अगर एंटिटी में और ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स में कोई भी चेंजेस नहीं है तो आपको ज़रूरत नहीं है दोबारा से एंगेजमेंट लेटर सेंड करने की। देखते हैं क्या लिखा है। वेदर सर्कमस्टांसेस रिक्वायर रिवीजन इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, कि अगर सर्कमस्टांसेस को ज़रूरत है रिवाइज करने की एंगेजमेंट की टर्म्स में, या फिर देयर इज नो नीड टू रिमाइंड टू द एंटिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, एंड वेदर देयर इज अ नीड, या फिर ज़रूरत है एंटिटी को रिमाइंड कराने की, एंटिटी को याद दिलाने की कि हमारी क्या क्या एग्रीमेंट की टर्म्स थी। तो अगर ये दोनों में से कोई चीज़ नहीं है तो ऑडिटर को ज़रूरत नहीं है दूसरा एंगेजमेंट लेटर सेंड करने की। लेकिन अगर टर्म्स में कोई रिवीजन है या फिर एंटिटी को याद ही नहीं है कि हमारी क्या एंगेजमेंट टर्म्स थी, एंटिटी को एक रिमाइंडर देना है, तो फिर हम दोबारा से एंगेजमेंट लेटर को सेंड करेंगे। द ऑडिटर में डिसाइड नॉट टू सेंड अ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, ऑडिटर ये मान सकता है, ये डिसाइड कर सकता है कि उसे एंगेजमेंट लेटर सेंड नहीं करना है या दूसरी कोई फॉर्म रिटर्न एग्रीमेंट की सेंड नहीं करनी है ईच पीरियड, हर पीरियड में। हाउएवर, हालांकि द फॉलोइंग फैक्टर में मेक इट अप्रोप्रिएट टू रिवाइज द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, मतलब अगर इसमें से कोई भी फैक्टर है तो ऑडिटर को दोबारा से एंगेजमेंट लेटर सेंड करना होगा। पर अगर कोई भी ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स में चेंज नहीं है तो, या फिर एंटिटी को रिवाइज नहीं कराना है, तो फिर ऑडिटर मतलब दोबारा से एंगेजमेंट लेटर को सेंड नहीं करेगा। क्या क्या टर्म्स होंगी जिनके बेसिस पे हमें दोबारा एंगेजमेंट लेटर भेजना होगा? एनी इंडिकेशन दैट द एंटिटी मिसअंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट, अगर कोई ऐसा इंडिकेशन ऑडिटर को मिलता है कि एंटिटी मिसअंडरस्टैंड कर रही है, यानी कि एंटिटी गलत समझ रही है हमारे ऑब्जेक्टिव को या फिर हमारे स्कोप को, जो ऑडिट का स्कोप है या ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है, तो फिर ऑडिटर दोबारा से एंगेजमेंट लेटर भेजेगा, क्योंकि इस चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। एनी रिवाइज या स्पेशल टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, अगर कोई दूसरी स्पेशल टर्म है या फिर कोई रिवाइज टर्म है ऑडिट एंगेजमेंट की, तो ऑडिटर दोबारा से एंगेजमेंट लेटर भेजेगा। अगर कोई रिसेंट चेंजेस हैं सीनियर मैनेजमेंट में तो भेजा जाएगा। अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंज है ओनरशिप में तब भी दोबारा एंगेजमेंट लेटर भेजा जाएगा। अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस है नेचर या साइज में एंटिटी के, तो हम दोबारा से एंगेजमेंट लेटर को भेजेंगे। अगर कोई लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट चेंज हुई है तब हम भेजेंगे, या फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपने चेंज करा है जो कि अडॉप्ट किया गया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन में, तब हम दोबारा से एंगेजमेंट लेटर को भेजेंगे। या फिर अगर कोई चेंज है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में तब हम दोबारा से एंगेजमेंट लेटर को भेजेंगे। तो ये कुछ पॉइंट थे जिनके बेसिस पर हमें दोबारा एंगेजमेंट लेटर भेजना होगा। पर इनमें से कोई भी सिचुएशन नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा से एंगेजमेंट लेटर भेजने की। आप पुराने वाले एंगेजमेंट लेटर के बेसिस पर ही इस बार भी ऑडिट कर सकते हैं। उसके बाद में है एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, मतलब कि अगर ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स में कोई चेंज करा गया है तो उसको ऑडिटर एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ये हमारी वीडियो का लास्ट टॉपिक है, प्लस इसके साथ हम कुछ और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है, अगर आपको अगली वीडियो चाहिए, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।